प्रिय बंधुओं, जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। आज मैं आपके सामने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी द्वारा लिखे गए महान बौद्ध ग्रंथ बुद्धा एंड हिज धम्मा का हिंदी रूपांतर भगवान बुद्ध और उनका धम्म प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। और आज इस श्रृंखला में यह 5वीं कड़ी है। पढ़ते हैं। इस कड़ी से पहले हमने भगवान बुद्ध के बचपन, एक राजकुमार सिद्धार्थ गौतम के जीवन के बारे में देखा और उनके जीवन की झांकियां हमें प्राप्त होती हैं। अब तक हमने पढ़ा था कि कैसे उन्हें शाक्यों के संघ का सदस्य बनाया गया। अब हम आगे पढ़ते हैं। संघ के साथ मतभेद। सिद्धार्थ गौतम को शाक्य संघ का सदस्य बने हुए 8 वर्ष व्यतीत हो चुके थे, अर्थात इस समय वह 28 वर्ष के हो चुके थे। वह संघ का अत्यंत समर्पित और पक्का सदस्य था। जितनी रुचि उसे निजी मामलों में थी, उतनी ही रुचि वह संघ के मामलों में भी रखता था। संघ के सदस्य के रूप में उसका आचरण एक उदाहरण था और उसने स्वयं को सबका प्रिय बना लिया था। उसकी सदस्यता के 8वें वर्ष में एक ऐसी घटना घटी जो शुद्धोधन के परिवार के लिए दुखद बन गई और सिद्धार्थ के जीवन में संकटपूर्ण स्थिति पैदा हो गई। इस दुखद प्रकरण का प्रारंभ इस प्रकार हुआ। शाक्यों के राज्य की सीमा से सटा हुआ कोलियों का राज्य था। रोहिणी नदी इन दोनों राज्यों की विभाजक रेखा थी। आगे पढ़ने से पहले मैं आपसे कुछ कहूँगा कि मैंने बहुत से बौद्ध विचारकों से बात करी जिन्हें बौद्ध इतिहास का ज्ञान है, और उन्होंने बताया कि अक्सर हम यह देखने को मिलता है और टीवी में भी जब हम छोटे थे तो दिखाया जाता था कि बुद्ध ने एक बूढ़े आदमी को देखा, एक बीमार आदमी को देखा और एक मृत व्यक्ति को देखा। व्यक्ति तो नहीं, मृत लाश को हम कह सकते हैं देखा, और इससे उनके मन में कुछ दुख हुआ और उन्हें संसार त्याग दिया। लेकिन यहाँ पर हम एक अलग जो असली तथ्य है, या कहें जो बौद्ध ग्रंथ कह रहे हैं, उन कहानियों से जाके कि कैसे बुद्ध ने अर्थात सिद्धार्थ गौतम ने अपना घर त्यागा। इसलिए आप इसको बड़े ध्यान से सुनिए कि असल में जो उनकी त्यागने की कहानी जो बौद्ध ग्रंथ कहते हैं वह क्या है। शाक्य और कोल्य। शाक्य वंश अर्थात सिद्धार्थ गौतम भगवान बुद्ध का वंश। शाक्य और कोल्य दोनों ही रोहिणी नदी के पानी से अपने अपने खेत सींचते थे। देखिए, ये कोल्य शब्द जो यहाँ पे प्रयोग में आया है, तो भारत में एक शेड्यूल कास्ट या आजकल ओबीसी में जिन्हें शामिल कर लिया गया कोली जाति। कुछ लोग कोली अपने आप को चमार कहते हैं, लेकिन प्रमुखतः उनका कार्य मछली पकड़ने का होता है। और देखिए, यहाँ पर कोल्य नदी के लिए लड़ रहे हैं। नदी से पानी भी मिल सकता है और नदी से मछलियाँ भी मिल सकती है। तो कहीं न कहीं ऐतिहासिक रूप से जो आज का कोली समाज है, जो कि पूरे भारत में बसा हुआ है, वह कहीं ना कहीं यहाँ से हमें उसका पुराना इतिहास यहाँ पे कहीं ना कहीं मिलता है। और शाक्य शब्द शुक्ला शब्द के भी काफ़ी करीब है, पर इस बारे में मेरे विचार भी उतने गहरे नहीं हैं। हम आगे पढ़ते हैं। शाक्य और कोल्य दोनों ही रोहिणी नदी के पानी से अपने अपने खेत सींचते थे। हर फसल पर उनका आपस में विवाद होता था। कौन रोहिणी के जल का पहले और कितना उपयोग करे, यह विवाद कभी कभी झगड़ों में बदल जाता और झगड़े लड़ाइयों में। जिस वर्ष में सिद्धार्थ की आयु 28 वर्ष की थी, उस वर्ष रोहिणी के पानी को लेकर शाक्यों के नौकरों और कोलियों के नौकरों के बीच एक झगड़ा हो गया। दोनों ओर से लोग घायल हुए। इसका पता चलने पर शाक्यों व कोलियों ने सोचा कि इस विवाद को सदा के लिए युद्ध द्वारा हल कर लिया जाना चाहिए। अतः शाक्यों के सेनापति ने कोलियों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा के प्रश्न पर विचार करने के लिए शाक्य संघ का एक अधिवेशन बुलाया। संघ के सदस्यों को संबोधित करते हुए सेनापति ने कहा, हमारे लोगों पर
कोलियों ने आक्रमण किया है, इसलिए हमारे लोगों को पीछे हटना पड़ा। कोलियों ने इससे पहले भी अनेक बार ऐसी आक्रामक कार्रवाइयाँ की है। हमने अब तक उन्हें सहन किया है, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं चल सकता। इसे रोका जाना चाहिए, और इसे रोकने का एक ही रास्ता है कि कोलियों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी जाए। मेरा प्रस्ताव है कि कोलियों के विरुद्ध यह संघ युद्ध की घोषणा कर दे। जो विरोध करना चाहें वे बोलें। सिद्धार्थ गौतम अपने स्थान पर खड़ा हुआ और बोला, मैं इस प्रस्ताव का विरोध करता हूँ। युद्ध से किसी प्रश्न का समाधान नहीं होता। युद्ध छोड़ देने से हमारे उद्देश्य की पूर्ति नहीं होगी। इससे एक दूसरे युद्ध का बीजारोपण होगा। किसी की हत्या करने वाले को कोई दूसरा हत्या करने वाला मिल ही जाता है। जो किसी को जीतता है उसे कोई दूसरा जीतने वाला मिल ही जाता है। जो आदमी किसी को लूटता है उसे कोई दूसरा लूटने वाला मिल ही जाता है। सिद्धार्थ गौतम ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, मेरे विचार में शाक्यों को कोलियों के विरुद्ध युद्ध छेड़ने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। पहले सावधानी से इस बात की जांच करनी चाहिए कि वास्तव में दोषी पक्ष कौन सा है। मैंने सुना है कि हमारे आदमी भी आक्रामक रहे हैं। यदि यह सत्य है तो स्पष्टतः हम भी निर्दोष नहीं हैं। सेनापति ने उत्तर दिया, यह ठीक है कि हमारे आदमी आक्रामक रहे हैं, लेकिन यह भूलना नहीं चाहिए कि पहले पानी लेने की बारी हमारी ही थी। सिद्धार्थ गौतम ने कहा, इससे स्पष्ट है कि हम भी सर्वथा दोष मुक्त नहीं हैं। इसलिए मेरा प्रस्ताव है कि हम अपने में से 2 आदमी चुनें और कोलियों से भी कहा जाए कि वे भी अपने में से 2 आदमी चुनें, और फिर ये चारों मिलकर एक 5वां आदमी चुनें। ये 5 आदमी मिलकर झगड़े का समाधान करें। सिद्धार्थ गौतम ने संशोधन हेतु जो प्रस्ताव रखा उसका विधिवत समर्थन हो गया, किंतु सेनापति ने संशोधन का विरोध किया और कहा, मुझे विश्वास है कि जब तक कोलियों को कठोर दंड नहीं दिया जा सकता तब तक उनका संत्रास समाप्त नहीं होगा। अतः प्रस्ताव और संशोधन पर मत लेना आवश्यक हो गया। पहले सिद्धार्थ के संशोधन का प्रस्ताव ही मत के लिए प्रस्तुत हुआ, वह बहुमत से अमान्य हो गया। तब सेनापति ने स्वयं अपने प्रस्ताव पर मत मांगे। सिद्धार्थ गौतम ने फिर खड़े होकर विरोध किया। उसने कहा, मेरी संघ से प्रार्थना है कि इस प्रस्ताव को स्वीकार न किया जाए। शाक्य और कोल्य निकट संबंधी हैं। यह बुद्धिमानी नहीं है कि वे एक दूसरे को बर्बाद करें। सेनापति ने सिद्धार्थ गौतम के तर्क का विरोध किया। उसने इस बात पर जोर दिया कि युद्ध में क्षत्रियों के लिए कोई अपने पराये का भेद नहीं किया जा सकता। उन्हें राज्य के हित में अपने सगे भाइयों से भी लड़ना होगा। कली कर्म ब्राह्मणों का कर्तव्य है, युद्ध करना क्षत्रियों का कर्तव्य है, व्यापार करना वैश्यों का कर्तव्य है और सेवा करना शूद्रों का कर्तव्य है। हर वर्ग को अपना अपना कर्तव्य निभाने में ही पुण्य है। शास्त्रों की ऐसी ही आज्ञा है। सिद्धार्थ ने उत्तर दिया, जहाँ तक मैं समझता हूँ, धर्म तो इस बात को मानने में है कि वैर से वैर कभी शांत नहीं होता। यह केवल अवैर और प्रेम से ही शांत हो सकता है। देखिए, यहाँ पर प्रेम शब्द अलग से जोड़ा गया है, अवैर आप शब्द पे ध्यान दीजिए। सेनापति अधीर हो उठा और बोला, इस दार्शनिक शास्त्रार्थ में पढ़ना बेकार है। स्पष्ट बात तो यह है कि सिद्धार्थ को मेरा प्रस्ताव अमान्य है। हम संघ का मत लेकर इसका निश्चय करें कि संघ का क्या विचार है। तदनुसार सेनापति ने अपने प्रस्ताव पर लोगों के मत मांगे। भारी बहुमत से वह प्रस्ताव पारित हो गया। देखिए, यह बहुत ही अत्यंत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है इस ग्रंथ का, जबकि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने लिखा एक महान बौद्ध ग्रंथ। और यहाँ पर हमें काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं। यहाँ पर हमें आज की जो एक संस्था बनी है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त इंग्लिश में यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र संगठन,
उसमें भी यही बात कही जाती है कि हमें युद्ध ना करें, हम लोग पहले कोई समझौता कर लें। वही बात यहाँ पे बुद्ध कह रहे हैं हजारों वर्ष पूर्व कि युद्ध ना करें, और जो हमारे सगे संबंधी हैं ना तो हम उन्हें युद्ध में धकेलें ना खुद युद्ध करें, कोई समझौता कर लें। एक उपाय भी अब बता रहे हैं, और आजकल उनका बताया उपाय बहुत चल रहा है जो कि बहुत से कानून के विशेषज्ञ जानते होंगे, आर्बिट्रेशन जिसे हम कहते हैं, मध्यस्थता। ज़्यादातर आजकल यह चल रहा है, अमेरिका ने बहुत ही अच्छे से आर्बिट्रेशन लॉज बनाए हैं अपने, और वैसे पे कार्य कर रहा है। भारत में भी आर्बिट्रेशन मध्यस्थता का काम काफ़ी चल रहा है, और हमारे भी कई देशों से आपस में युद्ध है रहे हैं, उनसे भी कई मुद्दों पर जो समस्याएं हल नहीं हो पाई है उन पे मध्यस्थता की बात चलती रहती है। वैसे ही सिद्धार्थ गौतम अर्थात भगवान बुद्ध कह रहे हैं कि हमें मध्यस्थता का रास्ता अपनाना चाहिए युद्ध करने की जगह। देश छोड़ जाने का प्रस्ताव। दूसरे दिन सेनापति ने शाक्य संघ की एक और सभा बुलाई जिसका उद्देश्य था उसकी अनिवार्य सैनिक भर्ती की योजना पर विचार करना। जब संघ एकत्र हुआ तो उसने प्रस्ताव रखा कि उसे यह आज्ञा जारी करने की अनुमति दी जाए कि 20 और 50 वर्ष के बीच के प्रत्येक शाक्य के लिए कोलियों के विरुद्ध लड़ने के निमित्त सेना में भर्ती होना अनिवार्य होगा। सभा में दोनों पक्ष उपस्थित थे, वे भी जिन्होंने संघ की पहली सभा में युद्ध घोषणा के पक्ष में मत दिया था, और वे भी जिन्होंने इसके विरुद्ध मत दिया था। जिन्होंने इसके पक्ष में मत दिया था उनके लिए सेनापति का प्रस्ताव स्वीकार करने में कोई कठिनाई नहीं थी। यह उनके पूर्व निर्णय का स्वाभाविक परिणाम था। लेकिन जिस अल्पमत ने उक्त निर्णय के विरुद्ध मत दिया था उसके सामने एक समस्या थी। वह समस्या थी बहुमत के निर्णय के आगे झुक जाना जाए अथवा नहीं। अल्पमत का दृढ़ संकल्प था कि बहुमत के आगे नहीं झुका जाए। यही कारण था कि उन्होंने उस सभा में उपस्थित रहने का निर्णय किया था। दुर्योग से किसी में यह साहस नहीं था कि इस बात को खुलकर कह सकता। कदाचित वे बहुमत का विरोध करने के परिणामों से परिचित थे। यह देखकर कि उसके समर्थक मौन बैठे हैं, सिद्धार्थ खड़ा हुआ और उसने संघ को संबोधित करते हुए कहा, मित्रों, आप जो चाहें सो करें, आपके साथ बहुमत है, लेकिन मुझे खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि मैं अनिवार्य सैनिक भर्ती का विरोध करूंगा। मैं आपकी सेना में सम्मिलित नहीं होऊंगा और मैं युद्ध में भी भाग नहीं लूंगा। सिद्धार्थ गौतम की बात का उत्तर देते हुए सेनापति ने कहा, उस शपथ का स्मरण करो जो तुमने संघ का सदस्य बनते समय ग्रहण की थी। यदि तुम उसमें से किसी एक का भी पालन न करोगे तो तुम सार्वजनिक निंदा के भाजन बनोगे। सिद्धार्थ ने उत्तर दिया, हाँ, मैं अपने तन, मन और धन से शाक्यों के हितों की रक्षा करने का वचन दिया है, लेकिन मैं नहीं समझता कि युद्ध शाक्यों के हित में है। शाक्यों के हित के मुकाबले में सार्वजनिक निंदा का मेरे लिए कोई मूल्य नहीं। सिद्धार्थ ने संघ को सावधान करते हुए याद दिलाई कि किस प्रकार कोलियों से निरंतर झगड़ते रहने के कारण शाक्य संघ बहुत कुछ कौशल राज के अधीन हो गया है। इसकी कल्पना करना कठिन है कि यह युद्ध शाक्य संघ की स्वतंत्रता की ओर भी कम करने के लिए कौशल राज को एक और अवसर प्रदान करता है। सेनापति क्रोधित हो उठा और वह सिद्धार्थ को संबोधित करते हुए बोला, तुम्हारा यह भाषण कौशल तुम्हारे किसी काम न आएगा। तुम्हें संघ के बहुमत के निर्णय को मानना होगा। शायद तुम्हें इस बात का बहुत भरोसा है कि कौशल राज की अनुमति के बिना संघ अपनी आज्ञा की अवहेलना करने वाले को फांसी या देश निकाले का दंड नहीं दे सकता, और यदि इनमें से कोई भी एक दंड तुम्हें मिल दिया जाए तो कौशल राज इसकी अनुमति नहीं देगा। लेकिन याद रखो कि तुम्हें दंड देने के लिए संघ के पास और भी तरीके हैं। संघ तुम्हारे परिवार के सामाजिक बहिष्कार की
घोषणा कर सकता है और संघ तुम्हारे परिवार के खेतों को जब्त भी कर सकता है। इसके लिए संघ को कौशलराज की अनुमति की आवश्यकता नहीं है। सिद्धार्थ ने समझ लिया कि यदि उसने कोलियों के विरुद्ध युद्ध घोषणा के प्रस्ताव का अपना विरोध जारी रखा तो उसके क्या क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं। इसलिए उसे अब 3 बातों में से एक को चुनना था: सेना में भर्ती होकर युद्ध में भाग लेना, फांसी पर लटकना या देश निकाल स्वीकार करना, अपने परिवार के लोगों का सामाजिक बहिष्कार और उनके खेतों की जब्ती के लिए राजी हो जाना। वह पहली बात किसी भी हालत में स्वीकार न करने के लिए दृढ़ संकल्प था। तीसरी बात पर तो वह विचार कर नहीं सकता था। इस परिस्थिति में उसने सोचा कि उसके लिए दूसरी बात ही सार्वजनिक ठीक है। तदनुसार गौतम ने संघ को संबोधित किया: कृपया आप मेरे परिवार को दंडित न करें, सामाजिक बहिष्कार द्वारा उन्हें कष्ट न दें, उनके खेत जब्त करके उन्हें जीविका विहीन न करें। वे निर्दोष हैं, दोषी तो मैं हूँ। मुझे अकेले ही अपनी गलती का दंड भोगने दीजिए। चाहें तो आप मुझे फांसी पर लटका दें और चाहें तो आप मुझे देश निकाला दे दें। मैं स्वेच्छा से इसे स्वीकार कर लूँगा। मैं वचन देता हूँ कि मैं इसकी अपील कौशलराज से भी नहीं करूँगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि सिद्धार्थ गौतम कैसे अपना घर छोड़ते हैं, जो कि प्रचलित कहानी से अलग है। प्रवज्जा ही समाधान। सेनापति ने कहा, तुम्हारा सुझाव स्वीकार करना कठिन है, क्योंकि यदि तुम स्वेच्छा से भी मृत्यु अथवा देश निकालना स्वीकार करोगे तो भी कौशलराज को इसका अवश्य ही पता लग जाएगा और वे निश्चय पूर्वक इसी निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि शाक्य संघ ने ही दंड दिया है और तब वह शाक्य संघ के विरुद्ध कार्यवाही कर देंगे। यदि इसमें कठिनाई है तो मैं एक आसान उपाय सुझा सकता हूँ। सिद्धार्थ गौतम ने उत्तर दिया, मैं परिव्राजक बनकर देश छोड़कर जा सकता हूँ। यह भी एक प्रकार का देश निकाला ही तो है। सेनापति ने सोचा कि यह एक अच्छा समाधान है, किंतु उसे अभी भी संदेह था कि सिद्धार्थ इसे कार्य रूप में परिणत कर सकेगा। इसलिए सेनापति ने सिद्धार्थ से पूछा, बिना अपने माता पिता और पत्नी की अनुमति के तुम परिव्राजक कैसे बन सकते हो? सिद्धार्थ ने उसे विश्वास दिलाया कि वह अनुमति प्राप्त करने का भरसक प्रयत्न करेगा। उसने कहा, मैं वचन देता हूँ कि चाहे अनुमति मिले या ना मिले, मैं तुरंत यह देश छोड़ दूंगा। संघ को लगा कि सिद्धार्थ का सुझाव ही एकमात्र अच्छा रास्ता था, अतः संघ ने इसे स्वीकार कर लिया। कार्यवाही की समाप्ति पर संघ विसर्जित होने को ही था कि एक तरुण शाक्य अपने स्थान पर खड़ा हुआ बोला, कृपया मेरी बात सुने, मुझे कुछ महत्वपूर्ण बात कहनी है। बोलने की अनुमति मिलने पर उसने कहा, मुझे इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि सिद्धार्थ गौतम अपने वचन का पालन करेगा और तुरंत देश छोड़कर चला जाएगा, लेकिन एक बात है जिससे मैं खुश नहीं हूँ। अब जबकि सिद्धार्थ शीघ्र ही आंखों से दूर हो जाएगा, तो क्या संघ कोलियों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा के प्रस्ताव को तुरंत कार्यान्वित करेगा? मैं चाहता हूँ कि संघ आगे इस बात का गंभीरता पूर्वक विचार करे। कुछ भी हो, कौशलराज को सिद्धार्थ गौतम के देश निकाले का पता चल ही जाएगा। यदि शाक्य तुरंत कोलियों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा करते हैं तो कौशलराज समझ जाएगा कि सिद्धार्थ ने इसलिए देश छोड़ा होगा क्योंकि वह कोलियों के विरुद्ध युद्ध छेड़ देने का विरोधी था। यह हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। इसलिए मेरा प्रस्ताव है कि हमें सिद्धार्थ गौतम के देश छोड़ने और कोलियों के विरुद्ध प्रस्तावित युद्ध को आरंभ के बीच कुछ समय का अंतराल देना चाहिए, ताकि कौशलराज इन दोनों घटनाओं में संबंध स्थापित न कर सके। संघ को लगा कि निश्चय से वह प्रस्ताव बहुत महत्वपूर्ण था। इसका औचित्य समझते हुए इसे स्वीकार लिया गया। इस प्रकार शाक्य संघ का यह दुखद सत्र समाप्त हुआ और उस अल्पमत ने भी, जो युद्ध का विरोधी था किंतु अपनी बात साफ साफ कहने का साहस न था, उसने संतोष की सांस ली कि वह अनर्थ परिणामों की स्थिति से पार हो गया।
तो हम यह देखते हैं कि सिद्धार्थ गौतम अर्थात गौतम बुद्धा ने किस तरह से युद्ध को टालने के लिए अपने सारे लग्जरी लाइफ जिसे कहते हैं उनको छोड़ने के लिए तैयार हो गए और अपने परिवार को बचाने के लिए तैयार हो गए। और देखिए बड़ी अजीब सी बात है कि उनका सेनापति और वह एक्चुअली उनका सेनापति बाद में वही बात करने लगा जो कि सिद्धार्थ गौतम कह रहे थे। वह बीच का रास्ता सुझा रहे थे, सेनापति नहीं माना, युद्ध की बात हुई। गौतम को घर छोड़ के जाने पर का गौतम ने सुझाव मतलब गौतम के सामने 3 रास्ते रखे गए और गौतम सुझाता है, गौतम को बाद में सेनापति सुझाता है कि कोई तीसरा रास्ता हो तुम छोड़ दो, और गौतम कहता है मैं प्रवचक बन जाऊंगा। तो कहीं ना कहीं यही अब यह ग्रंथ देखिए इस तरीके से आपको एक बुद्धिजीवी बनाने का अपना प्रयास कर रहा है, और बौद्ध ग्रंथ भी इसी प्रकार के प्रयास में लगे रहे हैं कि कैसे आप युद्ध ना करें, मध्यस्थ का रास्ता सुझाएं, अपने ही परिचित, अपने ही घर वाले, परिवार वाले, वंश वाले, पड़ोसी या कोई भी हो, मैत्रीपूर्ण रूप से, अवैरी रूप से, वैर ना करके कैसे आप किसी चीज़ को हल कर सकते हैं। ये बौद्ध शिक्षा हमें यहाँ मिल रही है और शुरू हो रही है। इसके आगे हम पढ़ेंगे अगले भाग में। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।